कहानी की शुरुआत में हम क्ले और अमांडा नाम के कपल को देखते हैं, जहां क्ले अपनी अभी अभी आंखें खोल ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि अमांडा उसकी सामान को पैक कर रही होती है, क्योंकि उसने सीधा उठकर उनके लिए एक बीच बुक कर रखी थी जहां पर वो वेकेशन मनाने जा रहे थे। क्ले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, जहाँ अमांडा को लोगों से नफरत थी, जहाँ पर वो थोड़ी टाइम के लिए उनके सारे कामकाज और पूरी दुनिया को छोड़कर जाना चाहती है। इसके अगले दिन बाद उनका पूरा परिवार बीच हाउस की तरफ जाने लगता है। उसके बाद हम क्ले और अमांडा के बेटे आरजू को देखते हैं, जिसके पास में उसकी बहन रोजी बैठी होती है, जो अपने आईपैड में प्ले नाम की एक शो देख रही होती है कि अचानक नेटवर्क ना होने की वजह से रुक जाता है। थोड़े टाइम ड्राइव करने के बाद वो बीच हाउस तक पहुंच जाते हैं और यहाँ हमारे कहानी का पहला पार्ट द हाउस शुरू होता है। वे घर में और क्ले को बहुत पसंद आता है, जहाँ पर वो उनके दोनों बच्चे को स्विमिंग पूल में एंजॉय करता देख बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद क्ले उनकी गाड़ी में से कुछ और सामान लेने जाता है और उस वक्त वो उसके घर को और एक्सप्लोर करती है और उसके बाद एक पास वाले छोटे से टाउन में जाती है, जहाँ वो एक मॉल में से कुछ सामान लेकर गाड़ी में रखी रही होती है कि तभी वो बहुत ही एक अजीब आदमी को देखती है, जिसने बहुत सारा खाना और मेडिकल की चीजें ली थी। फिर जब वो वापस अपने घर आती है तो देखती है कि क्ले उनके लिए खाना बना रहा था, जहाँ पर अमांडा कहती है कि बच्चे बीच में जाने के लिए कर रहे हैं और क्ले जल्दी से तैयार हो जाता है और उन सबको ड्राइव करके एक बीच में ले जाता है, जहाँ अम्ब्रेला के नीचे बैठे हुए थे, जहाँ पर आरजू और रोजी समुद्र के पास टहल रहे थे कि तभी रोजी उनसे दूर एक बड़े टैंकर को देख लेती है। यहाँ पर आए उनके बीच थोड़ी देर हुई थी, लेकिन रोजी अभी भी उसी टैंकर को देख रही थी। जहाँ अमांडा उसे बुलाती है तो रोजी ही कह देती है कि मेरे पास आ जाओ। जहाँ अमांडा देखती है तो वो उनके बहुत ही नजदीक आ गया था और वे क्ले को यह बताती है तो क्ले कहता है कि जल्दी और रुक जाएगा, लेकिन वो उनकी तरफ बढ़ता ही रहता है, जिसे देखकर वो वहाँ से भागने लगते हैं। जहाँ पर वो टैंकर बीच में आकर रेत में दब जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से घर जाने लगते हैं। जहाँ पर अमांडा इस इंसिडेंट के बारे में और भी जानना चाहती है, लेकिन उसके लैपटॉप पर नेटवर्क नहीं था, जहाँ क्लियर कहता है कि टीवी भी काम नहीं कर रहा है। तभी अमांडा को उसके गार्डन में कुछ हिरन दिखते हैं, जहाँ देखकर क्ले कहता है कि ये अच्छी किस्मत की निशानी है। उसके बाद वो दोनों मिलकर डिनर बनाते हैं और शाम को वो दोनों साथ में डिनर करते हैं, जहाँ आरजी और रोजी सो रहे थे। तभी अमांडा और क्ले जंगल नाम के खेल को खेल रहे होते हैं। तभी अमांडा को कुछ आवाज सुनाई देती है और तभी उसके दरवाजे को कोई खटखटाता है, जहाँ पर ये दोनों डर जाते हैं। इसलिए क्ले एक स्टैचू को लेकर दरवाजा को खोलता है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के डोंग से, जो कि अपनी जिंदगी वाटर कैप की नौकरी करके और रात में एक बॉडीगार्ड बनकर बिता रहा था। तभी उसे पता चला कि बूढ़े अंकल अपनी नौकरी छोड़कर थाईलैंड जा रहे हैं, इसलिए उनकी जगह पर अब डोंग को काम करना होगा। तब वह भी अपने छोटे से टीवी में फाइटिंग देखने लगा। तब अचानक से एक लड़की ने अपने संतरे उसके हाथ में दे दिए। तब डोंग चौंक गया कि यह कौन है लड़की जिसने मेरे हाथ में संतरे दे दिए। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोला तो उल्टा लड़की जैनी भी चौंक गई कि वह कौन है। असल में वह लड़की देख नहीं सकती थी और तो और वह रोज उन्हीं बूढ़े अंकल के साथ रोज टीवी देखा करती थी, जो कि आज ही यहाँ से नौकरी छोड़कर थाईलैंड चले गए हैं। यह बात लड़की को पता नहीं होती है, इसलिए वह चौंक जाती है। इसी के साथ एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूसिंग से जब यह बात जॉनी को पता चली तो वह अपने संतरे अपने हाथ में लेकर वहाँ से निकल पड़ी। जहाँ बाहर ज्यादा काफी बारिश हो रही थी, इसलिए डोंग अपने फिर से केबिन में लेकर उस लड़की को आता है, जहाँ वह अपना फेवरेट ड्रामा देखने लगा। खैर, अब जब लड़की यहाँ से जा रही थी तो डोंग को कुछ खाने के लिए देती है। साथ ही वो बोली कि जैस्मिन प्लांट को अच्छे से पानी देते रहना जैसे अंकल देते थे। यह क्या करूँ। जिसके बाद डोंग ने बॉक्सिंग क्लब का एड्रेस लिया और अपने ड्यूटी खत्म करने के बाद वापस घर पहुंचा, जहां अपने साथ साथ अपने पालतू कछुओं को भी खाना खिलाया, जो कि काफी देर से भूखा था। अब अगली सुबह जब पता चला कि कस्टमर एग्जीक्यूटिव तौर पर काम करती है, जहाँ उसका बॉस उसे अच्छी तरह से पेश नहीं आता है। वह लड़की अपनी इस नौकरी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वह इस नौकरी को छोड़ना चाहती थी। डोंग अपना पुराना बॉक्सिंग क्लब पहुंचा, जहां वो फाइट करना शुरू करता है एक लड़के के साथ। इन दोनों की भी इस फाइट को देखकर इस कंपनी का ओनर उन दोनों को बुलाकर समझाता है कि देखो बेटा, इसे काम नहीं करते हैं। और इतना कहते कहते ही वो बॉस इस दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों को बहुत ज्यादा डांटता है और कहता है कि
लड़की, अगर तुम दोनों को यहाँ ट्रेनिंग लेनी होगी तो मेरे इस बात को मानना होगा। जो कि डोंग इस बात को नहीं मानता है और बॉस अपने वापस इस कैबिन में चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डोंग भी वापस अपने घर छोटी सी टीवी में उस कार्टून को देखते हैं। ये दोनों लड़के और लड़की मिलकर देखते हैं। फिर डोंग उस लड़की से कहता है कि मैंने बॉस के बात नहीं माना है और वहाँ से निकलकर अपने घर आ गया हूँ। फिर डोंग उस लड़की को कुछ खाने के लिए देता है जो कि बारिश में जाती है। फिर लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाती है और इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद डोंग चुपचाप रहता है और हाथ अपना बढ़ाकर दोस्ती बना लेता है। फिर लड़की जाने लगती है, तभी लड़की के पीछे से एक कार आती है जो हॉर्न बजाती है और लड़की डर कर मारे गिर जाती है, जिससे काफी ज्यादा चोट आती है। लेकिन दौड़ता हुआ डोंग आ जाता है और उसे उठाकर टेबल पर बैठाता है, लेकिन लड़की के पैर में मोच आ जाती है, जिसके चलते डोंग भी उसके साथ जाता है। रास्ते में चलते चलते लड़की के पैर में मोच आने के कारण लड़की का पैर दर्द करने लगता है, जिसके चलते डोंग अपने सिर पर लड़की को बैठा लेता है और लेके चलने लगता है। लेकिन तभी एक छोटा सा लड़का डोंग के साथ बहुत ज्यादा मस्ती करता है। फिर डोंग और उस लड़की को लेकर अपने कमरे में लेकर जाता है, जिसकी वजह से लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डोंग को धन्यवाद बोलती है। फिल्म है दोस्तों। कहानी की शुरुआत में हमें एक ऑडियो सुनाई जाती है, जिससे पता चलता है कि यह सच्ची घटना पर आधारित है। सीमा आइलैंड पर कोयले की खदान दिखाई जाती है, जिस पर जापानियों का कब्जा है और यहाँ कोरियन मजदूरों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। कोयले की खदान के अलावा जापानी सोल्जर ने आइलैंड को भी पूरी तरह से घेर रखा है, इसलिए आज तक यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाया है। यहाँ पर एक जापानी सुपरवाइजर एक छोटी सी बच्ची को सकरी सी जगह में भेजता है, क्योंकि वहाँ किसी भी बड़े आदमी का जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन बस किस्मती से एक छोटे से विस्फोट के कारण बच्चा मलबे में दबकर बुरी तरह से मर जाता है। यह देखकर सभी बहुत दुखी होते हैं। फिर उस बच्चे को उसके परिवार को सौंप दिया जाता है। फिर अगली शिफ्ट शुरू होती है, जिसमें युकी चरण नाम के एक व्यक्ति को सभी लोग अपना लीडर मानते हैं। फिर उनके सामने 3 कोरियन लड़के बैठते हैं और अपने मन की बात कहने लगते हैं, जिनसे वह इस आइलैंड से भागने की प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं, ताकि वहाँ से किसी को अपने मदद के लिए बुला सके। तीनों लड़के अपने लीडर की बात को मानकर रात के अंधेरे में वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस की एक सोल्जर की नजर इनमें से एक लड़के पर पड़ जाती है और उसे वहीं पर शूट कर दिया जाता है। इधर यह लड़के समुद्र की तरफ पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी जापानी सोल्जर की जहाज आकर इन दोनों लड़के को पकड़ लेती है। यह दोनों लड़के भी मारे जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है सीधे कोरिया में, जहाँ हमें एक मासूम सी लड़की और उसके फादर सी यूकोन के को दिखाते हैं, जो पार्टी में नाच गान करते हैं। असल में ली एक बैंड चलाता है। यह मासूम सी बच्ची भी अपने पिता के साथ इस बैंड में काम करती है, जिसकी म्यूजिक को सभी लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे। असल में यह वर्ल्ड वार 2 का समय चल रहा था। यहाँ पर सभी लोग आए वर्ल्ड वार 2 में शामिल होने के लिए जाने वाले थे, इसलिए इस पार्टी को बड़े ही एंजॉय करते हैं। यह उनके सम्मान में ऑर्गेनाइज की गई पार्टी है। लेकिन ली यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है, क्योंकि उसने क्षेत्र की बीवी के साथ मस्ती की है और वह इसे पकड़ने के लिए पार्टी में आ जाता है। लेकिन वह यहाँ से भाग जाता है और अपने दोस्त सुखियामा के पास पहुँच जाता है और उसे कुछ ले देकर खुद ही सेवा में जाने के लिए जिद करता है, क्योंकि उसका बचपन का सपना है कि वह भी अपने देश के लिए लड़े और कुछ करे। इसकी फीलिंग को समझकर वो दोस्त मान जाता है और आखिरकार वह 12 अप्रैल 1945 को आयरलैंड के लिए निकलता है। वह अपने बैंड ग्रुप के सभी लोगों को जीप में ठूस कर भर कर लेकर जाता है। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के डोंग से, जो कि अपनी जिंदगी वाटर कैप की नौकरी करके और रात में एक बॉडीगार्ड बनकर बिता रहा था। तभी उसे पता चला कि बूढ़े अंकल अपनी नौकरी छोड़कर थाईलैंड जा रहे हैं, इसलिए उनकी जगह पर अब डोंग को काम करना होगा। तब वह भी अपने छोटे से टीवी में फाइटिंग देखने लगा। तब अचानक से एक लड़की ने अपने संतरे उसके हाथ में दे दिए। तब डोंग चौंक गया कि यह कौन है लड़की जिसने मेरे हाथ में संतरे दे दिए। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोला तो उल्टा लड़की जैनी भी चौंकी कि वह कौन है। असल में वह लड़की देख नहीं सकती थी और तो और वह रोज उन्हीं बूढ़े अंकल के साथ रोज टीवी देखा करती थी, जो कि आज ही यहाँ से नौकरी छोड़कर थाईलैंड चले गए हैं। यह बात लड़की को पता नहीं होती है, इसलिए वह चौंक जाती है। इसी के साथ एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूसिंग से जब यह बात जॉनी को पता चली तो वह अपने संतरे अपने हाथ में लेकर वहाँ से निकल पड़ी, जहाँ बाहर ज्यादा काफी बारिश हो रही थी। इसलिए डोंग अपने फिर से केबिन में लेकर उस लड़की को आता है, जहाँ वह अपना फेवरेट ड्रामा देखने लगा। खैर अब जब लड़की
लड़की यहाँ से जा रही थी तो डोंग को कुछ खाने के लिए देती है। साथ ही वो बोली कि जैस्मिन प्लांट को अच्छे से पानी देते रहना जैसे अंकल देते थे। यह क्या करूँ। जिसके बाद डोंग ने बॉक्सिंग क्लब का एड्रेस लिया और अपने ड्यूटी खत्म करने के बाद वापस घर पहुंचा, जहां अपने साथ साथ अपने पालतू कछुओं को भी खाना खिलाया जो कि काफी देर से भूखा था। अब अगली सुबह जब पता चला कि कस्टमर एग्जीक्यूटिव तौर पर काम करती है जहां उसका बॉस उसे अच्छी तरह से पेश नहीं आता है, वह लड़की अपनी इस नौकरी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वह इस नौकरी को छोड़ना चाहती थी। डोंग अपना पुराना बॉक्सिंग क्लब पहुंचा जहां वो फाइट करना शुरू करता है एक लड़के के साथ। इन दोनों के बीच फाइट को देखकर इस कंपनी का ओनर उन दोनों को बुलाकर समझाता है कि देखो बेटा इसे काम नहीं करते हैं। और इतना कहते कहते ही वो बॉस इस दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों को बहुत ज्यादा डांटता है और कहता है कि अगर तुम दोनों को यहाँ ट्रेनिंग लेनी होगी तो मेरे इस बात को मानना होगा, जो कि डोंग इस बात को नहीं मानता है और बॉस अपने वापस इस कैबिन में चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डोंग वापस अपने घर छोटी सी टीवी में उस कार्टून को देखते हैं। ये दोनों लड़के और लड़की मिलकर देखते हैं। फिर डोंग उस लड़की से कहता है कि मैंने बॉस के बात नहीं माना है और वहाँ से निकलकर अपने घर आ गया हूँ। फिर डोंग उस लड़की को कुछ खाने के लिए देता है जो कि बारिश में जाती है। फिर लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाती है और इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद डोंग चुपचाप रहता है और हाथ अपना बढ़ाकर दोस्ती बना लेता है। फिर लड़की जाने लगती है तभी लड़की के पीछे से एक कार आती है जो हॉर्न बजाती है और लड़की डर कर मारे गिर जाती है, जिसे काफी ज्यादा चोट आती है। लेकिन दौड़ता हुआ डोंग आ जाता है और उसे उठाकर टेबल पर बैठाता है, लेकिन लड़की के पैर में मोच आ जाती है जिसके चलते डोंग भी उसके साथ जाता है। रास्ते में चलते चलते लड़की के पैर में मोच आने के कारण लड़की का पैर दर्द करने लगता है, जिसके चलते डोंग अपने सिर पर लड़की को बैठा लेता है और लेके चलने लगता है। लेकिन तभी एक छोटा सा लड़का डोंग के साथ बहुत ज्यादा मस्ती करता है। फिर डोंग और उस लड़की को लेकर अपने कमरे में लेकर जाता है, जिसकी वजह से लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डोंग को धन्यवाद बोलती है। फिल्म है दोस्तों। कहानी की शुरुआत में हमें एक ऑडियो सुनाई जाती है जिससे पता चलता है कि यह सच्ची घटना पर आधारित सीमा आइलैंड पर कोयले की खदान दिखाई जाती है जिस पर जापानियों का कब्जा है और यहाँ कोरियन मजदूरों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। कोयले की खदान के अलावा जापानी सोल्जर ने आइलैंड को भी पूरी तरह से घेर रखा है, इसलिए आज तक यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाया है। यहाँ पर एक जापानी सुपरवाइजर एक छोटी सी बच्ची को सकरी सी जगह में भेजता है क्योंकि वहाँ किसी भी बड़े आदमी का जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन बस किस्मती से एक छोटे से विस्फोट के कारण बच्चा मलबे में दबकर बुरी तरह से मर जाता है। यह देखकर सभी बहुत दुखी होते हैं। फिर उस बच्चे को उसके परिवार को सौंप दिया जाता है। फिर अगली शिफ्ट शुरू होती है जिसमें युकी चरण नाम के एक व्यक्ति को सभी लोग अपना लीडर मानते हैं। फिर उनके सामने 3 कोरियन लड़के बैठते हैं और अपने मन की बात कहने लगते हैं, जिनसे वह इस आइलैंड से भागने की प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं ताकि वहाँ से किसी को अपनी मदद के लिए बुला सके। तीनों लड़के अपने लीडर की बात को मानकर रात के अंधेरे में वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस की एक सोल्जर की नजर इनमें से एक लड़के पर पड़ जाती है और उसे वहीं पर शूट कर दिया जाता है। इधर यह लड़के समुद्र की तरफ पहुँचने ही वाले होते हैं तभी जापानी सोल्जर की जहाज आकर इन दोनों लड़के को पकड़ लेती है। यह दोनों लड़के भी मारे जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है सीधे कोरिया में, जहाँ हमें एक मासूम सी लड़की और उसके फादर सी यूकोन के को दिखाते हैं जो पार्टी में नाच गान करते हैं। असल में ली एक बैंड चलाता है। यह मासूम सी बच्ची भी अपने पिता के साथ इस बैंड में काम करती है जिसकी म्यूजिक को सभी लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे। असल में यह वर्ल्ड वार 2 का समय चल रहा था। यहाँ पर सभी लोग आए वर्ल्ड वार 2 में शामिल होने के लिए जाने वाले थे, इसलिए इस पार्टी को बड़े ही एंजॉय करते हैं। यह उनके सम्मान में ऑर्गेनाइज की गई पार्टी है। लेकिन ली यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है क्योंकि उसने क्षेत्र की बीवी के साथ मस्ती की है और वह इसे पकड़ने के लिए पार्टी में आ जाता है। लेकिन वह यहाँ से भाग जाता है और अपने दोस्त सुखियामा के पास पहुँच जाता है और उसे कुछ ले देकर खुद ही सेवा में जाने के लिए जिद करता है क्योंकि उसके बचपन का सपना है कि वह भी अपने देश के लिए लड़े और कुछ करे। इसकी फीलिंग को समझकर वो दोस्त मान जाता है और आखिरकार वह 12 अप्रैल 1945 को आयरलैंड के लिए निकलता है। वह अपने बैंड ग्रुप के सभी लोगों को जीप में ठूस ठूस कर भर कर लेकर जाता है।